harmful microorganism. ठीक है, तो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। अब आया हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे डिजीजेस का कारण होते हैं, ये हार्म करते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी माइक्रोब्स विच कॉजेज सेवरल डिजीज, बहुत सारे डिजीज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को वो अफेक्ट कर सकते हैं। और सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। पैथोजेंस, उन माइक्रोब्स को जो हार्म करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ये पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो हार्म करते हैं, बेसिकली उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। क्लियर। अब आ गया टाइप्स ऑफ डिजीजेस। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, इस पे हम लोग कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या डिजीज कर रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल में क्या होता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि मुझे अभी सर्दी हुई है, वो तुम्हें भी हो सकता है अगर तुम मेरे पास में रहो, तुम मेरे कांटेक्ट में रहो। बेस्ट एग्जांपल तो ये कम्युनिकेबल डिजीज का कौन सा है फिलहाल के लिए, कोरोना, कि वो मतलब किसी भी तरीके के आप टच में आओ उस वायरस के तो वो आपको लगने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, कोरोना हो गया, एड्स हो गया। क्लियर। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि कैंसर, ये आपको हुआ या मुझे हुआ, वो ट्रांसफर नहीं करेगा। जैसे कि हो गया आपका क्या बोलूँ मैं, लीवर डैमेज, लिवर साइरोसिस, ये मुझे हुआ इसका मतलब दूसरों को होना है वैसा कोई बात नहीं है। वो ट्रांसफर नहीं करते, वो नॉन कम्युनिकेबल है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका दो टाइप का डिजीज। क्लियर। अभी आप लोगों को अगर पूछा जाए कि पैथोजेंस कैसे डिजीज कॉज करता है, तो आप लोग बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हो। सपोज मान लो कि ये एक पर्सन है, इसने यहाँ पे छींका और ये जो स्नीज किया ना, इससे जो पैथोजन निकला वो बहुत दूर तक जा सकती है, नियर अबाउट 6 माइल्स। और आप अगर उस एरिया के अंदर हो, आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, और आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो वो आपके अंदर घुसने के साथ साथ आपको भी जुकाम दे देगा। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन एयर से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, अब टच से भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो एयर, वाटर, फिर टच वगैरह, स्किन वगैरह, ये सारी चीज़ को हम लोग कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर, क्योंकि ये ट्रांसफर करने का काम करता है यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि मलेरिया, ठीक है, उसने क्या किया, मलेरिया बेसिकली इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, जो एक एजेंट है, एजेंट का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। तो वो क्या करेगा, उसमें मलेरिया का जर्म्स है, वो जाके हेल्दी पर्सन को काट देगा। अब हेल्दी पर्सन को काटने के बाद, हाँ, और एक चीज याद रखना, ये सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही ट्रांसफर कर सकता है ये जर्म। ठीक है, मॉस्किटो, ये मेल नहीं करता है, ये नाम याद रखना। तो ये जब मॉस्किटो आपको काट देगा तब क्या होगा, आप में भी ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नाम का जो एजेंट है वो आपके अंदर घुस जाएगा।
ये मेल एनोफिलिस मॉस्किटो कभी भी मलेरिया नहीं ट्रांसमिट कर पाएगा, पर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमेशा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अभी देखो मैं आप लोग को नोट्स जब दूंगी तो आप लोगों को एक टेबल मिलेगा, उस टेबल से आप लोगों को क्या पता चलेगा कि कौन सा डिजीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से कौन कैरियर होता है, वो सारे टेबल में रहेंगे। इवन कि ये भी मैं टेबल में बता के दे दूंगी कि उस डिजीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना बेहतर हो सकता है। हाँ, ये नहीं कि आप 100% उससे मतलब फ्री हो जाओगे, लेकिन उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि आज कोरोना है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले ही सकते हो। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, हैंड वॉश यूज़ करना घर में। ठीक है, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी उस टेबल में रहेंगे। क्लियर? तो ये रहा, ह्यूमन के लिए मैं अलग से दूंगी, प्लांट्स के लिए मैं अलग से एक टेबल दूंगी। ठीक है, अब आपको ये पूछा जा सकता है कि हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए बेस्ट आंसर आप लोग सभी को पता होगा। पहला है हाथ हमेशा धोए, बिफोर आफ्टर प्रिपेयरिंग द फूड भी धोए, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट भी धोए। कुछ भी करने के बाद आप अपना हाथ ज़रूर धोए। ठीक है, फिर आप अपना मुंह को हमेशा कवर करके रखना जब आप कफ करोगे या स्नीज करोगे, इसीलिए बेहतर है आप मास्क पहने रखना। ये तो कोरोना के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर तो हम लोग सर्दी खांसी को मास्क थोड़ी ना पहनते। फिर हमें अगर किसी को आपको पता चल जाए किसी का जुकाम है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना, क्योंकि वो हाथ धोए ना धोए, वो उसकी छींक आप तक पहुँचे ना पहुँचे, आप अगर दूर रहो तो आप सेफ रहोगे। फिर हमेशा फ्रेशली कुक्ड खाने खाना, हेल्दी खाना खाना। जैसे कि अभी आपकी जो उम्र है, आप लोग को नट्स, सब्जी, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये सब बहुत ज़रूरी है खाना, दूध वगैरह। फिर आप लोग को ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मतलब क्या चीज़ है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब बढ़ जाता है उनका प्रकोप। जैसे कि आपने सुबह खाना बनाया, वो ऐसे ही छोड़ दिया खुले में, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ ही जाएंगे, इसलिए रेफ्रिजरेटर करना चाहिए कभी कभार। फिर आप ज़्यादा देर रूम टेम्परेचर में ना रखें खाने को। आप मॉइस्चर, जैसे कि ब्रेड आपने ख़रीद के लाया, आपने ऐसे टेबल में पानी था उसमें रख दिया, तो वो उसमें ईस्ट फंगस आना है, मस्ट है। ठीक है, फिर खराब वेजिटेबल्स को अच्छे के साथ ना रखें। फूड में हमेशा लो सॉल्ट कंटेंट रखें, लो शुगर रखें, क्योंकि ये सारे चीज़ ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पसंद है, तो वो आ जाते हैं इनको देखने से। ठीक है, तो फूड को प्रिजर्वेशन के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने, फूड प्रिजर्वेशन के लिए मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको चाहिए डिहाइड्रेशन, मतलब पानी में मॉइस्चर में ना रखें। ठीक है, अगला हो गया फ्रीज़र को यूज़ करने की, फ्रीज़ करने की कोशिश करें, फ्रीज़र में रखें। तीसरा हो गया टेम्परेचर। आप जैसे कि खाना आपने खाया, खाने के साथ साथ आप उस खाने को गर्म करके, फिर से गर्म करके ठंडा होने दें, क्योंकि गर्म होने से क्या हो जाएगा, खाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतनी देर तक आ भी गए होंगे वो सब मर जाएंगे। फिर जैसे कि अचार वगैरह में तो प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विनेगर इज़ अ प्रिजर्वेटिव विच इज़ बीन यूज्ड इन पिकल्स, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रहे। ठीक है, कभी कभार इंक्रीजिंग टेम्परेचर करने से भी, जैसे कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो मैंने कहा ना, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने का, इंक्रीज टेम्परेचर में दो मेथड्स आते हैं। एक हो गया पेस्चराइजेशन और एक हो गया स्टेरिलाइजेशन। पेस्चराइजेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है खाने को हीट करने का। आप हाई टेम्परेचर में हीट करोगे और साथ ही साथ आप इसको गर्म होने के साथ साथ आप इसको ठंडे में ला लोगे, एकदम कूल कर दोगे।
तब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि आपने पहले खाने को गरम किया, साथ ही एकदम झटाक से आपने उसको ठंडे पानी में रख दी, ये टेम्परेचर का जो चेंज हुआ ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सहन नहीं होता, तो इससे वो मारे जाते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट देने पे वो मर नहीं रहे, लेकिन द मोमेंट उनको आप गर्म से ठंडे में ला लोगे ना, वो मर जाएंगे। ये प्रोसेस ज़्यादातर मिल्क के साथ किया जाता है, जहाँ पे मिल्क को अराउंड 70 डिग्री में आपको बॉईल किया जाएगा और झटक से 15 to 30 सेकेंड्स के अंदर उसको डायरेक्ट चील कर दिया जाएगा, रेफ्रिजरेटर में घुसा दिया जाएगा। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन। और इसको कौन लाया था, लुईस पेस्चर नाम के बंदे ने। ठीक है, दूसरा हो गया स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बच्चों को दिया जाता है, जैसे कि खाने के बर्तन जो बच्चों का होता है उसको गर्म पानी में धो के, क्योंकि हाई हीट टेम्परेचर से क्या हो जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर।